नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब हम बिग बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बिग बुलेटिन में आज हम ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, दो सूचनाएं अपने दर्शकों को दे दें, अपने जो पैनलिस्ट हैं उनको दे दें। दीपावली का अवकाश रहेगा 12 से 16 नवंबर तक। 12, 13, 14, 15, 16 नवंबर तक। 17 नवंबर को हम लोग फिर मिलेंगे दीपावली के बाद में। और दीपावली के बाद से ही समय भी चेंज होगा। ये बुलेटिन का 9:30 बजे से हम लोग शुरुआत किया करेंगे। एक सूचना है, जी। आज आज के इस पैनल में शामिल है भारतीय जनता पार्टी से पार्टी के नेता गोपाल पालीवाल, और कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण गौतम जी है पार्टी के नेता। समाजवादी पार्टी से नवरंग सिंह यादव जी हैं, राधेश्याम हैं, और कौशलेंद्र यादव जी हैं। ये पैनल है आज का। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल सिंह यादव। वो समय समय पर तरह तरह के बयान देते रहे, और उनका उनकी जो निराशा है, पिछला लोकसभा चुनाव वो लड़े, और लोकसभा चुनाव में वो अपने को समाजवादी पार्टी के पैरेलल मानते थे कि ये सिद्ध होना था कि समाजवादी पार्टी से सीट कम है। उस चुनाव में उन्हें बहुत निराशा हाथ लगी, और इसीलिए समय समय पर वो बयान देते रहते हैं। कभी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से हम गठबंधन करेंगे, कभी कहते हैं कि एक अलग मोर्चा बनाएंगे। अब उनका जो हालिया नया बयान आया है, वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे दल जो है उनसे मिलकर के हम लोग गठबंधन करेंगे, और एक गठबंधन बनाएंगे अगले चुनाव से पहले। अगले विधानसभा चुनाव जो 2022 का है, उससे पहले छोटे राजनीतिक दलों को मिला करके हम गठबंधन बनाएंगे। ये उनका नया राजनीतिक बयान है। अब जो स्थिति है, राजनीति की जो स्थिति है यहाँ उत्तर प्रदेश में, छोटे राजनीतिक दलों की स्थिति हमेशा कठोर रही। इस समय जो राजनीतिक दल, छोटे राजनीतिक दल हैं, उनमें अपना दल यश की गिनती है, अपना दल कृष्णा पटेल की गिनती है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की गिनती है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये महाराष्ट्र की पार्टी है, रामदास अठावले इसके अध्यक्ष हैं, और ये उत्तर प्रदेश में भी अपने हाथ पर डलाना चाहते हैं। शिवसेना ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी बुनियाद रखी है, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रत्याशी लड़ाए थे, हालांकि कोई सफलता उन्हें मिली नहीं। जो थोड़ा सा इतिहास आपको बता दें अपने दर्शकों को, जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनका जो राजनीति में, चुनावी राजनीति में जो अभ्युदय हुआ, प्रकटीकरण हुआ, वो 1962 में जो तीसरे विधानसभा चुनाव हुए, उस 1962 के चुनाव से हुआ। और उस चुनाव में तीन प्रमुख इस तरह के दल थे जो पंजीकृत थे लेकिन गैर मान्यता प्राप्त थे। इनमें रिपब्लिकन पार्टी, ये दलित आधारित पार्टी थी, और हिंदू महासभा, और राम राज्य परिषद, ये दक्षिणपंथी विचारधारा पर आधारित पार्टियां थीं। और इस चुनाव में इन तीनों पार्टियों का खाता खुला। रिपब्लिकन पार्टी को 8 सीटें मिली थी, हिंदू महासभा ने 2 सीटें जीती थी, और राम राज्य परिषद को कोई सीट नहीं मिली थी। ये 1962 का जो जब से शुरुआत हुई है गैर मान्यता प्राप्त और पंजीकृत दलों की, ये 1962 से शुरुआत होती है। जो पहली और प्रभावी कामयाबी मिली है इस तरह के दलों को, वो 1969 में मिली है, जब चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाले भारतीय क्रांति दल ने 98 सीटें जीती थी। उस समय 425 सदस्य वाले राज्य विधानसभा में क्रांति दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। इसके बाद में जातिवादी राजनीति की शुरुआत हुई। उसके बाद में उसी दौरान रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी एक अच्छी बढ़त हासिल की, लेकिन बाद में बताते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। 1985 में बहुजन समाज पार्टी
को काफी सफलता मिली। और उसके साथ ही लोगों ने जो उसकी थीम थी बसपा की, उससे प्रभावित होकर के अपनी अपनी जातियों में जो थोड़े से भी प्रभावी लोग थे, उन्होंने नए राजनीतिक दल बनाए। उनमें जो प्रमुख दल प्रमुख पार्टियां थीं, उनमें अपना दल, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी, इंडियन जस्टिस पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, ये पार्टियां मुख्य रूप से निकल करके सामने आई। इसके बाद में एक दौर आया राम मंदिर आंदोलन का, और उस समय धर्म का बोलबाला हुआ। तो उस समय जब भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पूरे आंदोलन को अपने किया, तो उस समय शिवसेना और उलमा काउंसिल, ये पार्टियां भी चुनावी फलक पे दिखाई पड़ी। कुछ हम और चर्चा करें तो पिछले जो चुनाव हुए हैं, उसमें डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी भी हाथ और मारती रही। हालांकि पीस पार्टी में सभी धर्म जातियों के लोग थे, लेकिन वो अपने को मुस्लिम केंद्रित बता करके बात करते थे। तो शिवपाल सिंह की चिंता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के है। लोकसभा चुनाव में उनकी झोली खाली रही थी, निल रहे थे वो, और इसलिए ही वो समाजवादी पार्टी से बात करने की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि गठबंधन करेंगे, कहीं कहते हैं कि विलय कर लेंगे, कभी इस तरह के बार बार बयान देते रहते हैं। और यही उनकी चिंता है कि किस तरह से जो 2022 का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और बढ़त हासिल करना चाहती है, कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी ने एक तीखा आंदोलन का रास्ता अपनाया है अपने को पैनापन देने के लिए। तो इस बीच में सबसे बड़ी चिंता शिवपाल सिंह यादव की ही है। शिवपाल सिंह यादव राजनीति में एक स्थापित नेता है, दूरदर्शिता उनकी काफी चर्चित रही है, प्रसिद्ध रही है। लेकिन जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई प्रसपा, उस समय उनकी पार्टी बहुत ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाई। और यही कारण है कि उन्हें 2022 दिख रहा है, उन्हें दिख रहा है कि कुछ लोग मिल जाएं तो हम शायद सफलता प्राप्त कर लें। ये इधर जो पिछले दौर में जो अजीत सिंह की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उसने भी कुछ सफलता हासिल की, लेकिन जब मोदी का काल आया, उस समय राष्ट्रीय लोकदल भी विलुप्त सा हो गया। हालांकि जब गठबंधन से चुनाव लड़ा तो उन्हें कुछ सफलता मिली भी थी। तो ये पूरा सिनेरियो है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों का, छोटे राजनीतिक दलों का। ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, इसके अध्यक्ष अभी तक सरकार में शामिल थे और सिरदर्द बने रहे अपने बयानों को लेकर के मुख्यमंत्री के लिए, और उसके बाद में इनकी आखिर में नहीं पट पाई। तो ये जो गेम चेंजर रोल होता है, गेम चेंजर रोल को लेकर के छोटी राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर उसके लिए प्रयास शिवपाल सिंह यादव के स्तर से हो रहा है। और भी कुछ उदाहरण है, कल्याण सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनी, उसके बाद में साक्षी जी महाराज ने भी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी को कहीं ना कहीं होल्ड किया, उनकी भी क्रांति पार्टी बुरी तरह से हारी, कहीं कोई सफलता नहीं मिली। तो ये सारे रिकॉर्ड हैं जिसको लेकर के बहुत कोई उत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि छोटी राजनीतिक पार्टियां भी कोई बहुत अधिक सफलता हासिल कर लेते हैं, क्योंकि अब मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। शुभम तिवारी, कांग्रेस इस सारे प्रकरण को लेकर के बहुत अधिक चिंतित नहीं है। कांग्रेस ने अपने को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू किया है, संगठन बनाने को काम शुरू किया है, ब्लॉक लेवल पर उनके बड़े बड़े पदाधिकारी जा रहे हैं। तो कांग्रेस, शुभम तिवारी, कांग्रेस इस शिवपाल सिंह के बयान को लेकर के कुछ चिंतित है, कोई मोर्चा लेना पड़ेगा, या कांग्रेस शिवपाल सिंह की पार्टी को अपने साथ कोई जगह देगी, ऐसी कुछ संभावना बनती दिख रही क्या? देखिए शेखर जी, आज जो आप लोग शिवपाल सिंह जी के बयान पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया यहां पर रख देता हूं कि उनके जितने भी बयान हैं, वो जो भी जहां पे भी जाके बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी को जो है एक एहसास कराना चाहते हैं अपने वजूद का। मात्र उनका बयान और उनका टारगेट इस समय केवल यही है कि समाजवादी पार्टी को और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मतलब अपने घर परिवार में ही एहसास करना चाहते हैं कि नहीं, हम तुमसे एक कदम आगे हैं। जबकि इसके इतर
यहाँ पर बहुत जरूरी है देखना कि आखिर शिवपाल सिंह जी किस आधार पर गठबंधन की प्रदेश में जो बात कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों के गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो किस आधार पर कर रहे हैं, ये सोचना विचारना सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि या तो आपका ऐसा कोई जनाधार रहा हो, और फिर तो कहीं ना कहीं एक बात मेरे दिमाग में आती है कि इस अधूरी कहानी का फायदा, इस बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें घुलकर जहर भी ना पावन बने, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस बड़े से बंगला जो योगी जी ने उन्हें अलॉट किया हुआ है, उसमें रह रहे हैं और उसी से अपनी पार्टी को रेगुलेट कर रहे हैं। देखिए, योगी जी का उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक जो है बैकअप उन्हें मिला हुआ भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा, समाजवादी पार्टी में वो टारगेट कर रहे हैं, और यहां पर उन्हें ये साफ शब्दों में कहना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का एक हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज की स्थिति में वो जिस भारतीय जनता पार्टी का डर अन्य दलों को दिखाकर गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी तो 50+ की बात नहीं कर पाएगी। जो पार्टी वर्तमान में सत्ता में है, उसकी स्थिति जनता में इतनी खराब हो चुकी है, जो 50 सीटें लाने की मोहताज है, उससे डर दिखा के आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं। आपको तो ये बात, आप इस पटल पे आप अगर कह रहे हैं तो पहले ये बताना चाहिए कि आपका जनाधार क्या है। आपने, और कहीं ना कहीं देखिए यहां पर एक षड्यंत्र, एक जाल बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही रेगुलेट हो रहा है कि हमारे डर का प्रचार करो, हमारी जो है 300+ सीटों का प्रचार करो। जबकि आप देखिए इसके इतर कि योगी जी के दिए हुए बंगले में, सबसे बड़े बंगले में पार्टी चल रही है, उनका आवास है वहां पर। पूरे योगी जी भारतीय जनता पार्टी के इस 4 साल के कार्यकाल में बसपा द्वारा एक ज्ञापन भी नहीं दिया गया है। जो लोग जनहित की बात गठबंधन बनाने के लिए कर रहे हैं, उन्होंने वर्तमान सरकार का अब तक एक भी विरोध नहीं किया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर, इसीलिए हम ये कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अभी अपनी उसी घरेलू व्यवस्थाओं पे जीत हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं आदरणीय शिवपाल सिंह जी, कि नहीं, कि अखिलेश जी के पास ये मैसेज जाना चाहिए कि हम ज्यादा प्रभावी हैं, हमारे पास सीटें भले ही प्रदेश में ना हो, लेकिन हम बात प्रदेश में गठबंधन की कर रहे हैं, हम बड़ा बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। और साहब, आप महान दल और छोटे छोटे दलों की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अब जनता जो है इस ओर भी ध्यान देगी, क्योंकि राजनीति का वो सिनेरियो भी बदल चुका है। और शिवपाल सिंह जी जो बयान दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो अपने फेस वैल्यू की एक ब्रांडिंग कर रहे हैं, कि मतलब कि वो शिवपाल सिंह जी हैं, मुलायम सिंह जी के भाई हैं, अखिलेश जी के चाचा हैं, जो में चल रहा है क्या, इन्हीं हकीकत क्या है उनकी पार्टी की, ये बड़ा प्रश्न है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही रेगुलेट किया हुआ एक षड्यंत्र है कि फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स शुरू होनी चाहिए, फिर जनता गुमराह होनी चाहिए, फिर उस पार्टी का भय दिखाने की बात करी जा रही है, जो पार्टी आज की तारीख में 50+ सीटें लाने की ताकत। गौतम जी बोलिए। हाँ वर्मा जी, हाँ शिवपाल, हाँ बोल रहा हूँ, शिवपाल सिंह जी जो है ये भाजपा के इशारे पे इशारा काम कर रहे हैं, क्यों इनके ऊपर जो है जय गुरुदेव आश्रम की तलवार लटकी हुई है, इसलिए ये जो है सब अपने घर में जो है बेखन डाले हुए हैं। ये इनके पास खाली बंदूक है जिसमें कारतूस नहीं है, सबको दिखा दिखा के डर पा रहे हैं परिवार वालों को। अगर ये वाकई में सच्चे लोहियावादी हैं तो इन्हें बाकायदा अपने बड़े भाई माननीय मुलायम सिंह जी जीवित है, उनके सामने उसमें विलय हो जाना चाहिए, वरना हम तो यही समझेंगे ये सब भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं, यही कहूंगा कि इनके पास है कुछ नहीं, ये खाली बंदूक है जो दिखा रहे हैं सबको, अपने घर परिवार वालों को। और ये सब बंद करें। भाजपा से अगर सही अनुयायी है तो बाहर संबंध तोड़े, जी की शरण में जाए। माननीय मुलायम सिंह जो है और उनके भतीजे जो उन्होंने खुद पाले हैं, उनको उनके साथ उनको मिल जाएंगे, तब तो उनको सफलता भी, वरना ये
और कांग्रेस को इनकी को क्या जरूरत है? इनके पास है क्या जो गठबंधन करेंगे? और पार्टियां क्यों करेंगी? कांग्रेस को इनके साथ की कोई जरूरत नहीं। राधेश्याम जी। जी, हमने कहा हम सबसे पहले एक बात कहना चाहेंगे। आज का जब ये मुद्दा हमने देखा, उस पर काफी सोचा, सोचने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम आज इस डिबेट में अपना व्यक्तिगत मत रखेंगे। इसीलिए हमने आज पार्टी की टोपी नहीं पहनी है। तो हमारा व्यक्तिगत मत ये है, एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। पैनल के सभी सदस्य हो सकता है हमारी बात से सहमत हो। आपने इस दुनिया में, इस भारत में, हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में लोगों के नाम रावण सुने होंगे, चंद्रशेखर रावण। लोगों के नाम मेघनाथ सुने होंगे, लेकिन किसी का नाम विभीषण नहीं सुना होगा। जबकि वो सत्य के साथ थे, भगवान के साथ थे, न्याय के साथ थे, लेकिन फिर भी लोग आज उदाहरण दे दिया करते हैं कि तुम तो विभीषण हो। तो परिवार से, जात से, कुल से, या किसी भी जो एक संगठन या जो एक जिसको मुखिया होता है, उससे द्रोह करने वाले व्यक्ति का सम्मान मेरे ख्याल से कहीं नहीं होता है। दूसरा उदाहरण, आप किसी मंदिर में जाओ, वहां सीताराम लिखा होगा, गौरी शंकर लिखा होगा, राधे श्याम लिखा होगा, लेकिन कहीं पर भी रुक्मिणी श्याम नहीं लिखा होगा। इसलिए रुक्मिणी जी को उनकी माता जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ हाथ पैर पीले करके विदा नहीं किया था, वो मंदिर से उनके साथ चली गई। एक वो जो भगवान के साथ था, उसे भी जमाने ने स्वीकार नहीं किया, और एक वो जो भगवान के साथ थी, उन्हें भी जमाने ने स्वीकार नहीं किया। तो हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय शिवपाल सिंह जी से, कि बेटा अगर जांग पे कुछ वो क्या कहते हैं उसको, हम अब शब्द कुछ हो जाए नहीं कह सकते, जांग पे अगर बेटा पेशाब कर दे तो जांग नहीं काट दी जाती, ना बेटा बांध दिया जाता है, जांग धोई जाती है और बेटे को पुचकारा जाता है। तो हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ रहा हो, अखिलेश जी की तरफ से कुछ रहा हो, और हम तो एक बात कहना चाहेंगे कि दौलत, औरत और शोहरत जब तक आपके पास है तब तक आपकी है। आपने किसी को सौंप दी तो वो उसकी हो गई, फिर उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जब माननीय मुलायम सिंह जी ने पूरी कुर्सी, सत्ता, पार्टी, सब कुछ जब अखिलेश जी को सौंप दी, फिर जिस तरह से नेताजी वानप्रस्थ अवस्था में चले गए थे, तो उस आपको भी उसी तरह गार्जियंस के तौर पे उस पार्टी को देखना चाहिए था। आपका मान सम्मान था, सब कुछ था। अब वो बहुत बड़े नेता हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चाचा हैं, माननीय नेताजी के भाई हैं। समाजवादी पार्टी को सिंचित करने में, खड़ा करने में जितना उनका योगदान है नेताजी के बाद, उतना किसी का नहीं है, ये हम स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करते। लेकिन उस पार्टी को जिसको आपने खड़ा किया, जिस बिल्डिंग को आपने बड़ी मुसीबत से ईंट सीमेंट इकट्ठा करके बनाया, अपना पसीना बहाया, आज उसी की ईंटों में अगर आप खैनी लगाओगे, उसी की नींव तोड़ोगे, तो निश्चित तौर पर उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को तकलीफ होगी, और उस तकलीफ को हम झेल रहे हैं। इसलिए हम उनसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप पुनः घर वापस करें, और निश्चित तौर पर जो आप आम सभाओं में कहते हैं कि आप मंत्री बनाएं। हर समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हर समाजवादी कार्यकर्ता उनका उतना ही सम्मान आज भी करता है जितना पहले करता था। रघुनंदन सिंह जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि प्रस्पा का एडजस्टमेंट चाहे तो एडजस्टमेंट किया जा सकता है। 10 नंबर सीट से समाजवादी पार्टी अपना कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी। तो समाजवादी विचारधारा के लोग एक मंच पे आए, पार्टी मजबूत करें, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि विचारधारा के लोग हमेशा इकट्ठा हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने 29 दलों का गठबंधन किया, तो विपक्ष में भी गठबंधन हो तो कोई बुरी बात नहीं है।
गठबंधन होना चाहिए। 2022 का चुनाव जीतने के लिए एक बड़ा गठबंधन होना चाहिए समाजवादी विचारधारा के सभी लोगों का, यही मैं कहना चाहूंगा। कौशलेंद्र सिंह जी। जी शेखर जी, वैसे तो देखिए क्या है कि कोई भी दल हो, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो किसी भी अपने दल का, वो कोई भी किसी भी दल के साथ में कोई भी गठबंधन बनाने के लिए स्वतंत्र है। और इसी तरह से हकीकत यह है कि राधेश्याम जी की तरह मेरे भी आज व्यक्तिगत रूप से ही मेरे विचार हैं ये कि शिवपाल सिंह जी भी स्वतंत्र हैं, अपना गठबंधन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत इससे इतर होगी। जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, सभी लोग जो कयास लगा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, गठबंधन बनेगा, हो सकता है कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए कुछ हो, लेकिन होगा कुछ और। मैं ये व्यक्तिगत रूप से मैं आपको ये बात कह दूं कि मैं व्यक्तिगत मेरे विचार हैं, ये होगा ये कि एक मंच पर चाचा भी होंगे और एक ही मंच पर भतीजे भी होंगे, दोनों लोग एक मंच पर होंगे और अगला जो चुनाव होगा वो सब मिलके लड़ेंगे। सारी लड़ाइयां इनकी आपस की जो भी थे वो सब कुछ हो चुका है, कुछ भी बकाया नहीं है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं कुछ परिस्थितियां हैं, उनकी वजह से उनको स्टेटमेंट कभी कभी कुछ देने पड़ते हैं, कभी कुछ उलझाना पड़ता है। हकीकत ये है 2022 में चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी के एग्जिट पोल जैसे आज देखे जा रहे हैं देखे जाएंगे और समाजवादी पार्टी सुरेंद्र जी विषय पे जाइए। बहुत ज्यादा बड़ा आकलन हम लोग बहुत ज्यादा कैसे नहीं लगाते हैं। विषय ये है कि शिवपाल सिंह यादव ने गठबंधन बनाने की बात कही है। सारे वक्ता बिल्कुल लाइन पे बोल रहे हैं, सारे वक्ताओं ने अपने अपने कयास लगाए हैं। गौतम जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए वो बात कर रहे हैं। शुभम का कहना है जो शिवपाल सिंह का बयान है उस पर ही केंद्रित रहिए। बहुत ज्यादा राजनीति अभी 2022 बहुत दूर है। जो शिवपाल सिंह का बयान है, जो समय समय पर वो बयान देते रहे हैं, जो उनका हालिया बयान है, हम उस पर ही चर्चा करने के लिए कह रहे हैं इस समय। मजबूरियां हो बयान देने की, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन समाजवादी कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी को अब किसी भी दल के साथ में कतई कोई गठबंधन करने की आवश्यकता है ही नहीं। उनका रास्ता स्वयं बीजेपी ही साफ करेगा, उनका रास्ता स्वयं मजबूत बनाएगा बीजेपी ही। मैं बताऊं कि जो भी चीजें होंगी वो स्वयं सपा को मजबूत करेंगी, बस इतनी सी बात है मेरी। कोई फर्क समाजवादी पार्टी को नहीं पड़ता। अगर समाजवादी पार्टी शेखर जी जय सिया राम, वास्तव में जिस तरीके से हमारे सहपाठियों ने अपनी अपनी बात रखी माननीय शिवपाल सिंह जी के बारे में, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को शिवपाल सिंह जी की कोई आवश्यकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा बरगद का रूप ले चुकी है। वास्तविकता ये है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी को इन सभी दलों ने ये बदनामी दे रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों की विरोधी पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कर रही है उन कामों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी राष्ट्रवादी व्यक्तित्वों, राष्ट्रवादी मुस्लिमों को ये एहसास करा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है जो भारत का खाते हैं और दूसरे देशों की गाते हैं। ऐसे लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी निगरानी करती है और ये निगरानी करती रहेगी। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कि हम सभी का विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर जो चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ अब कोई आवश्यकता ऐसे लोगों की नहीं है जो इस तरीके की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ये करा रही है वो करा रही है। इन्होंने सबसे बड़े विरोधी दल
बसपा और सपा का जो अभी लोकसभा में गठबंधन हुआ था, तब भी मैंने लोगों से यही कहा था अपनी तरफ से। मैंने कहा इन्होंने लखनऊ में बैठकर तो गठबंधन कर लिया है, लेकिन जो लाठी एक्ट और हरिजन एक्ट गांव-गांव में चला है, उसका निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा आम वोटर ये निर्णय करके दिखाएगा कि ये गठबंधन काम करेगा कि नहीं करेगा। वही निर्णय आया कि वो जो गांव-गांव में लाठी एक्ट और हरिजन एक्ट जो चला, अरे हरिजन कह के क्यों गाली दे रहे हो भाई? ये हरिजन कह के क्यों गाली दे रहे हो? हरिजन क्या होता है? चल रहा है, ये कोई संवैधानिक शब्द थोड़ी है। वो भी दलित हो रहा कह है। दो, बहुजन कह दो, हरिजन हरिजन क्या होता है? हरिजन तो आप भी है। हाँ जी जी जी, कोई ऐसी कोई बात नहीं तो है। फिर क्यों आप, फिर ये गाली है। हरिजन का मतलब ये है कि जिसका कोई बाप नहीं। पालीवाल जी, दलित शब्द का इस्तेमाल करिए, दलित जी। शब्द का। हाँ, दलित संवैधानिक शब्द करिए। दलित शब्द जी का जी जी, इस्तेमाल करिए। दलित एक्ट जो चला है और लाठी एक्ट जो चलता रहा, गांव-गांव में चला है, उसका गठबंधन नहीं हो पाया और ना हो पाएगा। ऐसी धारणा को रखने वाले लोग अपना ये जान लें कि अब हर वोटर समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है, सबका विकास चाहती है और सारे लोगों को का विश्वास जीत लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़कर ही आ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के बयान के साथ अपनी बात जोड़ूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है। इसका साफ मतलब यहाँ पर यह बन रहा है कि वो शिवपाल सिंह जी के भी साथ है। जिस तरीके से शिवपाल सिंह जी की बात के पर जो आज चर्चा हो रही है, उसमें मान्यवर ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने शिवपाल जी पर बात ना करके हिंदू मुस्लिम पर बात करी है। ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न है। और उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने जो बात कही है उसका भी हम जानते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें ये बताया जा रहा है कि अब 1 साल का समय रह गया है। कैसे भी करो, हिंदू मुस्लिम की बात करो, हर मंच पर बात करो, हर डिबेट में बात करो, गठबंधन की बात मत करो, किसी नेता की बात मत करो, किसी पार्टी की बात मत करो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करो। क्योंकि अयोध्या मुद्दा तो खत्म हो गया और वहां वाला मुद्दा बन नहीं पा, मथुरा वाला मुद्दा बन नहीं पा रहा है। अब वोकल बनो, वोकल, लोकल पे वोकल वाला जो फॉर्मूला है वो हिंदू मुस्लिम की बात करो। बात शिवपाल सिंह जी की हो रही हो, आप हिंदू मुस्लिम की बात करो। बात किसी की हो रही हो, हिंदू मुस्लिम की बात करो। इसलिए ये ट्रेनिंग कैंप अभी चलाए जा रहे थे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी मजबूत हो। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि सबका साथ सबका विकास, इसलिए शिवपाल सिंह जी पर कुछ नहीं बोलेंगे। शिवपाल सिंह जी का भी विकास के पीछे योगी जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात स्वीकारने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने खुल के तो बोला। आगे आगामी आने वाले समय में शिवपाल सिंह जी के साथ जो आप गठबंधन निभाने जा रहे हैं और जिस तरीके से आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कितने भी प्रतीक्षा शिविर कर चला लीजिए, 50 सीटों से ऊपर आप नहीं जा रहे हैं। इस हिंदू मुस्लिम की भावना को देश और प्रदेश समझ चुका है और जिसका जीता जागता उदाहरण अब न्यूज चैनलों पर देखने को भी मिल रहा है। मान्यवर, शिवपाल सिंह जी के बयान पर बताइए कि आपकी क्या राय है। आप उनके साथ हैं या उनके विरोध में है, या उनके पास आपकी क्या राय है? और यह भी साफ करिए कि उनको विपक्ष का नेता होने के बावजूद इतना बड़ा बंगला क्यों अलॉट किया गया? क्या मजबूरी थी शिवपाल सिंह जी को, जिनका ऐसा कोई बना था? जरूर दीजिए, कौन सा प्रेम है भारतीय जनता पार्टी का शिवपाल सिंह जी के साथ? इसका जवाब पहले दीजिए। समाजवादी पार्टी वाले तो उनसे पहले किनारा कर चुके हैं, योगी जी कब उनसे किनारा करेंगे, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। ये राजनीति है, ये राजनीति है और राजनीति में ये सब बात चलती है। इसलिए आपको ये दुखी नहीं होना चाहिए कि कहीं से कोई व्यक्ति, हमने
विभीषण जब राम जी के पास आए तो विभीषण को भी नहीं दुत्कारा था, हमने विभीषण को भी अपने गले लगाया था, आपको राम जी ने विभीषण को भी अपने गले लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की बात करती है तो हम ये हम राजनीति करने वाली हाँ, हम ये पूछना हम चाहते हैं विभीषण को भी जब अपने पालीवाल जी से ये पूछना, पालीवाल जी ने अभी जो एक बात कही कि हमारा गठबंधन सभी राष्ट्र भक्तों से है, हम उन लोगों के सिर्फ खिलाफ हैं जो इस देश का खाते हैं और दूसरे देश का गाते हैं। भाजपा एक बहुत बड़ा है, अरे सुन तो लीजिए मान्यवर, भाजपा एक बरगद है और वो आने वाले कई वर्षों तक सत्ता में रहेगी। मान्यवर, 4 दिन की हुकूमत का इतना नशा, ये तो वो है जो दशकों से सुल्तान थे, आज सड़कों पे उतरे हैं और हैरान है और सत्ता में जाने को परेशान है। ये 1952 से लेकर 1992 तक एक छत्र राज रहा है। 7 साल की सत्ता में कोई ये कह दे कि कोई दल खत्म हो गया और कोई रहा ही नहीं, हम ही सब कुछ है। दूसरी चीज, भाजपा एक राजनीतिक दल है, भाजपा भारत नहीं है और भाजपा राष्ट्र नहीं है। समाजवादी पार्टी भी राष्ट्र की बात कर सकती है, कांग्रेस भी कर सकती है, बसपा भी कर सकती है, भाजपा भी कर सकती है, लोजपा भी कर सकती है, जदयू भी कर सकती है, राजद भी कर सकती है। इस देश में सभी हिंदुस्तानी हैं और अगर नहीं है तो विधायक से लेकर राष्ट्रपति तक सब पे एनडीए का कब्जा है। आप एक पारित कराइए बिल लोकसभा में कि जो भाजपा के खिलाफ है वो राष्ट्रद्रोही है। क्यों नहीं आप पारित कराते हैं? जो भाजपा का सदस्य है वही राष्ट्रभक्त माने का भारत का जो विरोध करेगा, आप मेरी बात सुनिए, राष्ट्र की जो विरोधाभास बोलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माना जाएगा। राष्ट्रवाद की बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र भाषा बीजेपी की बात करती है। आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, भाजपा के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। संजय सिंह ट्रंप को चाचा बनाए हुए थे, उन्होंने किया था क्या ट्रंप का नमस्ते ट्रंप है, सबको ट्रंप का क्या हुआ? ट्रंप का है वो बहुत बड़े आपके हमदर्द थे, बहुत बड़े राजभक्त थे। उसने किया। अरे हमारे यहाँ बरगद है, बात करते हैं आपने, हमारे यहाँ बरगद है, वहाँ चंबोले बात करते आवाजें आती भयानक। भाजपा हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है। आप क्यों नहीं? आप जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो आप क्यों नहीं जाते? आश्रम की क्या बोल रहे हैं? जय आश्रम में इतना कांड हुआ, लोग मारे गए, अग्निकांड हुआ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अगर किसी भी दल का कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र के विरोध में कोई बात करता है तो ये भाजपा की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जेल भेजे, लगाए, एनएसए लगाए। क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? अगर सब राष्ट्रद्रोही है तो क्यों खुला छोड़े हुए और राधे श्याम को जो वो डिबेट में बैठते हैं यहाँ? लगाइए एनएसए, जेल, अगर राष्ट्रद्रोही है तो। जो इस तरीके की खुलेआम बात करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चिंता मत करिए। राष्ट्र विरोधी जो हरकतें करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई ऐसा नहीं है। उतना सब कुछ कर दिया, आप क्यों नहीं जांच कर रहे हो? भाजपा का विरोध भारत का विरोध नहीं है। आप भारत नहीं है, आप राजनीतिक फल हैं। खुद को भारत तो मैंने तो ये कहा नहीं रहा, मैंने तो यही कहा ना। हमारे साथ बताइए, मैं हुआ मुफ्ती कौन सी राष्ट्रभक्त है जो तिरंगा जलाती थी? वो राष्ट्रभक्त है, वो आपके साथ थी, आपने टीम में आया उसको, आपके गठबंधन में थी। आतंकवादियों के पास लेके गए वहां भाई जहाज से अफगानिस्तान में, उसके संग में इन्होंने सरकार बनाई।
शाहीन बाग वाले यही आपकी राष्ट्रपति। राष्ट्रद्रोही थे, शाहीन बाग वाले दिल्ली चुनाव तक तो राष्ट्रद्रोही थे, और दिल्ली चुनाव खत्म हुआ आपकी पार्टी में आ गए। फिर वो क्या भाषण, कौन सा डिटर्जेंट से नहलाए थे उनको भैया? वॉशिंग मशीन है। अरे अब हम कौन सा डिटर्जेंट आपको बताएं? आते हैं ये तो आप होती जीत हार, संकल्प विकल्प, गठबंधन विरोध नहीं होता, सत्ता हार। चलिए ठीक है कौशलेन जी, कौशलेन जी, जी कौशलेन जी एक मिनट में क्लोज करिए। जी बिल्कुल, मैं क्लोज करता हूं कि किसी भी, देखिए, विपक्षी राजनीतिक दल को आतंकी की नजर से नहीं देखना चाहिए। भले बीजेपी आज सत्ता में है, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, ये जरूर सोचना चाहिए। मैं अब कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, वो टॉपिक तो अपनी जगह पे रह गया, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे एक गलत बात जो है बीजेपी की, कि वो यही है कि हर विपक्षी को, चाहे कोई भी हो, और किसी भी तरह को, किसी भी विपक्षी दल को, विपक्षी को सीधा आतंकवादी नजर आता है, कुछ नहीं नजर आता है। तो कम से कम देखिए, पहले भी गवर्नमेंट हुआ करती थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उस टाइम में आपने देखा कि विपक्ष में आप एक दो सांसद होकर के आप बरगद की तरह बन गए, उनकी छत्र छाया में आप बरगद की तरह हो गए। लेकिन आपकी सोच यह है कि विपक्ष सारा का सारा समूचा खत्म हो जाए, विपक्ष बचे ही ना। सिर्फ 2022 के चुनाव में अभी समय है, और अभी जब भी तमाम राजनीतिक परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी। शिवपाल सिंह यादव भी पिछले एक साल से अपने बयान बदलते रहे हैं। हम समझते हैं कि आगे फिर उनकी कुछ नया बयान उनका आएगा, और अगर वो छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने की ओर बढ़ रहे हैं तो उसकी भी स्थिति, उसका भी सिनेरियो साफ होगा। आज की डिबेट में बस इतना ही। आज की डिबेट में भाग लेने के लिए गोपाल पालीवाल जी का, शुभम तिवारी जी का, श्री कृष्ण गौतम जी का, नवरन सिंह जी का, राधेश्याम जी का, कौशलेन राजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को फिर मिलेंगे एक नई डिबेट को लेकर के, नई चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।